दोस्तों, आज की कहानी एक बेहतरीन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पर बेस्ड है, जहां एक औरत मुर्दा घर में अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ शैतानी ताकतों का सामना करती है। अब हमें देखना यह है, क्या वो इस खौफनाक अनुभव से बाहर निकल पाएगी या खुद भी उस मुर्दा घर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। तो फिल्म की शुरुआत मुर्दा घर के अंदर एक तनावपूर्ण माहौल को दिखाते हुए होती है, जहाँ रिबेका नाम की एक महिला ने अभी अभी उस जगह पर असिस्टेंट के तौर पर अपना पहला दिन शुरू किया है। घबराहट और जिज्ञासा के मिले जुले भावों के साथ उसे तुरंत एक असामान्य काम का सामना करना पड़ता है, एक शव के जबड़े को ठीक करने की प्रक्रिया करना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसका मुंह बंद रहे और अपने आप ना खुले। भले ही ये उसका पहला मौका है, रेबेका बड़ी सावधानी और स्थिर हाथों से इस काम को पूरा कर लेती है, जिससे उसके सीनियर रेमंड नाम के एक डॉक्टर का ध्यान उसकी ओर जाता है। उसकी बारीकी से काम करने की आदत से प्रभावित होकर रेमंड उसे अगले कदम की जिम्मेदारी सौंपने लगता है, जो कि शव को रेफ्रिजरेशन यूनिट में रखने से पहले की एम्बामिंग प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया को ठीक से पूरा करने के बाद रेमंड रिबेका से शव को स्टोरेज रूम में ले जाने के लिए कहता है, खास तौर पर एक विशेष कूलिंग यूनिट में, और उसके बाद अपने ऑफिस में उससे मिलने के लिए कहता है। हालांकि वहां जाने से पहले रिबेका उस प्रिजर्वेटिव टैंक को फिर से भरने का फैसला करती है, जो एक साधारण सा इरादा लगता है, जो जल्द ही कुछ परेशान करने वाली चीज में बदल जाता है। जब उसे बेसमेंट में रेमंड मिलता है, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ऐसा कर रहा हो जिसके बारे में वो नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले। वहां उसकी मौजूदगी अजीब लगती है, मानो वो कुछ छिपा रहा हो। ज्यादा कुछ समझाए बिना रेमंड रिबेका से उस काम को अगले दिन तक के लिए टालने को कहता है और उसे वापस अपने ऑफिस ले जाता है। कुछ ही देर बाद उसके काम से प्रभावित होकर रेमंड उसे आधिकारिक तौर पर एक स्थायी मुर्दा घर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी पर रखने का फैसला करता है। हालांकि इसकी एक शर्त है, रिबेका को रात की शिफ्ट में काम करना होगा, जबकि रेमंड खुद दिन की शिफ्ट संभालेगा। असहज महसूस करने के बावजूद रिबेका के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं होता, और अपनी रोजी रोटी कमाने की खातिर वो इस प्रस्ताव को मान लेती है। सौदा तय हो जाता है और रेबेका से कहा जाता है कि वो अगली रात से अपनी शिफ्ट शुरू करे। जब वो घर लौटती है तो ये साफ हो जाता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अकेली रहती है, जिससे उसकी जिंदगी शांत और खाली खाली सी लगती है। अगली रात आती है और रेबेका मुर्दा घर में अकेले अपनी पहली शिफ्ट शुरू करती है। रेमंड द्वारा छोड़े गए नोट्स को देखने के बाद उसे ये जानकर हैरानी होती है कि उसे एक ही रात में 3 शवों को संभालना है। मन में घर कर रहे डर को कम करने के लिए रिबेका संगीत चला लेती है, ताकि खामोशी उसे बहुत ज्यादा भारी ना लगे। हालांकि उसे एहसास भी नहीं होता कि शुरू से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। जिन शवों को वो संभाल रही होती है, उनके आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रेबेका सही तरीके का पालन करते हुए शव की पहचान और उसकी मृत्यु के कारण को दर्ज करती है। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की ओर बढ़ती है। समय बीत जाता है और सुबह के लगभग 3:30 बज जाते हैं। रिबेका, जिसे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी, अचानक फोन की घंटी बजने की आवाज सुनकर जाग जाती है। ये कॉल रेमंड की होती है, जो बस उसका हालचाल जानना चाहता है। ये पक्का करने के बाद कि सब कुछ ठीक ठाक है, रेमंड उससे कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो तुरंत उससे संपर्क करे। लेकिन कॉल खत्म होते ही रेमंड कुछ अजीब करता हुआ दिखाई देता है, जैसे वो अपने सीने पर कोई खास निशान बना रहा हो। जैसे ही रिबेका दूसरे शव पर अपना काम जारी रखती है, माहौल और भी ज्यादा बेचैन करने वाला हो जाता है जब अचानक बिजली चली जाती है। उसके फोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है, इसलिए उसे रोशनी का कोई भी जरिया ढूंढना पड़ता है। मोमबत्ती का इस्तेमाल करने के बजाय वो रोशनी के काम चलाऊ जरिया के तौर पर कागज जलाती है। उस धुंधली रोशनी में अजीबोगरीबी और भी बढ़ जाती है। जिन शवों को बेजान होना चाहिए, वो हिलते डुलते दिखाई देते हैं, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। डर से पूरी तरह घिर जाने के बावजूद रेबिका किसी भी और बुरी घटना के घटने से पहले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने में कामयाब हो जाती है। जब वो तीसरे शव की ओर बढ़ती है तो तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शव की हालत की जांच करते समय रेबिका को अचानक एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई वहां आया हो। वो आवाज का जरिया ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। उसे पता भी नहीं था कि उसके कमरे से निकलते ही तीसरा शव भी पहले शवों की तरह अपने आप हिलने लगता है। उसकी जिज्ञासा उसे आसपास खोजने के लिए प्रेरित करती है, और अंत में उसे दूर एक काली आकृति दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। भागने के बजाय रेबिका अपना अधूरा काम जारी रखने का फैसला करती है। हालात और भी भयावह हो जाते हैं जब वो जिस महिला शव को संभाल रही थी, वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। उसकी उलझन के बीच फोन फिर बजता है। घबराकर रेबिका जल्दी से फोन उठाती है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से आवाज उसे उसके पिता की मौत के लिए दोषी ठहराती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फोन लगातार बजता रहता है। जब वो दोबारा फोन उठाती है तो उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसी क्षण उसके अतीत की दर्दनाक यादें उमड़ पड़ती हैं, जो उसे याद दिलाती हैं कि वो कभी नशे की आदी थी
जिसके कारण अंततः उसके पिता की मृत्यु हुई। शवगृह में कई भयानक घटनाओं से गुजरने के बाद रेबिका अचानक खुद को घर पर पाती है और उसे ठीक से याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंची। कुछ ही देर बाद सामने के दरवाजे से जोरदार खटखटाहट की आवाज आती है। घबराकर रेबिका दरवाजा खोलने दौड़ती है तो देखती है कि कैली नाम की एक कर्ज वसूलने वाली उससे पैसे मांग रही है। रेबिका समझाने की कोशिश करती है कि उसने अभी अभी काम शुरू किया है और उसे अभी तक वेतन नहीं मिला है, लेकिन उसकी बात सुनकर कैली का गुस्सा और भड़क उठता है और वो उसे जरा भी चैन नहीं लेने देती। अचानक रेबिका अपना आपा खो बैठती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर किसी चीज के वश में हो गया हो, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो कैली पर बेरहमी से हमला करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप कैली की मृत्यु हो जाती है। कुछ क्षण बाद जब उसे होश आता है तो रेबिका को अपने किए का एहसास होता है और वो दहशत से भर जाती है। इसी अफरा तफरी में रेमंड अचानक उसे फोन करता है, मानो उसे पहले से ही पता हो कि कुछ भयानक हुआ है। गंभीर स्वर में रेमंड रेबिका को तुरंत मुर्दा घर लौटने के लिए कहता है, अगर वो नहीं चाहती कि हालात और भी खतरनाक हो जाएं। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए रेबिका के पास उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वहां पहुंचने पर रेमंड बताता है कि रेबिका एक ऐसे दानव का शिकार बन गई है जो उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसे शक है कि ये दानव शायद उन अजीबोगरीब लाशों में से किसी एक से आया हो जिन्हें रेबिका ने पहले संभाला था। हालांकि ये स्थिति बहुत डरावनी लगती है, फिर भी रेमंड उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि इस दानव से छुटकारा पाने का अभी भी एक तरीका बाकी है। फिर वो उसे कई तांत्रिक औजार दिखाता है जिनका इस्तेमाल अदृश्य शक्तियों से निपटने के लिए किया जाता है, और उसे विस्तार से समझाना शुरू करता है कि उसे कौन कौन से कदम उठाने होंगे। लेकिन समझाने के बीच में ही रेबिका एक बार फिर अपना नियंत्रण खो बैठती है और दूसरी बार उस दानव के वश में हो जाती है। इस बेहद मुश्किल घड़ी में रेमंड अपनी छाती पर बना एक अजीब सा निशान दिखाता है। इसे देखते ही रेबिका, या यूं कहें कि उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा वो दानव, तुरंत पीछे हट जाता है और उसके करीब आने से हिचकिचाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर रेमंड अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भाग निकलता है। कुछ ही देर बाद जब रेबिका को होश आता है तो रेमंड आगे कोई जोखिम न उठाते हुए ये फैसला करता है कि वो रेबिका को कुछ समय के लिए मुर्दा घर में ही बंद रखेगा, ताकि वो इस पूरी मुसीबत को रोकने का कोई उपाय ढूंढ सके। अब उसे मारव के अंदर अकेली फंसी हुई रेबिका को उस दानव का सामना करना पड़ता है जो लगातार उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। घबराहट में वो बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी बजाय उसे और भी ज्यादा अजीब और समझ से परे घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे तरह तरह के प्रेत आत्माएं दिखाई देने लगती हैं, जिनमें एक आकृति उसके गुजर चुके पिता जैसी दिखती है। वो आकृति सिर्फ दिखाई ही नहीं देती, बल्कि वो रेबेका पर जोरदार हमला करती है और बार बार उसकी टांग में चाकू भोंकती है। दर्द बिल्कुल असली लगता है, लेकिन रेबेका को जल्द ही यह एहसास हो जाता है कि उसने अनजाने में वे घाव खुद ही अपने शरीर पर कर लिए थे। अपने घायल शरीर के साथ रेबेका खुद को शांत करने की कोशिश करती है और अपने घावों का इलाज करने के लिए कुछ ढूंढती है। जब वो अपनी टांग पर टांके लगा रही होती है तो उसे बार बार डरावनी आकृतियों की झलक दिखाई देती रहती है, मानो वो दानव जानबूझकर उसके दिमाग के साथ खेल रहा हो। कुछ ही देर बाद उसका ध्यान फिर से तब बढ़ता है जब उसे तीसरी लाश की तरफ से कोई संदिग्ध आवाज सुनाई देती है, वो लाश जिसे उसने अभी तक नहीं छुआ था। अचानक वो महिला की लाश उठ खड़ी होती है और रेबेका पर हमला करना शुरू कर देती है। तब रेबेका को एहसास होता है कि उस दानव ने अब इस लाश पर कब्जा कर लिया है। रेबेका जरा भी देर नहीं करती और इस खतरे को रोकने के लिए तुरंत उस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है। जब हालात थोड़े शांत हो जाते हैं तो रेबेका अपनी सारी भड़ास रेमंड पर निकालती है और उसे इस खतरनाक मुसीबत में फंसाने का आरोप लगाती है। तब रेमंड उसे समझाता है कि रेबेका कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, कुछ ऐसा जिसकी बदौलत वो राक्षसों के प्रभाव का सामना इस तरह कर पाती है जैसा कि आम लोग नहीं कर सकते। और ठीक इसी वजह से रेमंड को यकीन है कि वो उस जगह पर हो रही अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करने में सक्षम है। यह महसूस करते हुए कि रेबेका की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, रेमंड तुरंत कदम उठाने का फैसला करता है। वो रेबेका से बेसमेंट में जाने को कहता है, जहां उसने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जिसमें एक शैतान को भगाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान के निर्देश हैं। एक ऐसा काम जिसे स्थिति के पूरी तरह से बेकाबू होने से पहले ही पूरा करना जरूरी है। बेसमेंट में पहुंचने पर रेबेका को वो कैसेट मिल जाती है और वो उसे तुरंत चला देती है। रिकॉर्डिंग में रेमंड अनुष्ठान के हर चरण को बड़े ध्यान से समझाता है। रेबेका को अलग अलग जगहों पर छिपे हुए कुछ खास प्रतीकों को ढूंढना होता है और फिर उन सभी प्रतीकों के मिल जाने तक उन्हें एक अनुष्ठान बोर्ड पर अंकित करना होता है। इसके बाद उस बोर्ड को एक शव के ऊपर रखना होता है जो शैतान के लिए वैसल का काम करेगा। इसके अलावा शव का अंतिम संस्कार करने से पहले उसमें एक खास तरह का खून इंजेक्ट करना जरूरी है, जिसे रेमंड ने पहले से ही बेसमेंट में सुरक्षित रखा हुआ है।
ताकि शैतान किसी दूसरे शरीर में प्रवेश न कर सके। बिना कोई समय बर्बाद किए रेबेका अनुष्ठान के हर चरण को पूरा करने में जुट जाती है। वो अलग अलग कमरों में खोजबीन करती है, एक एक करके छिपे हुए प्रतीकों को ढूंढती है और उन सभी प्रतीकों के मिल जाने तक उन्हें एक अनुष्ठान बोर्ड पर अंकित करती जाती है। पहला चरण पूरा करने के बाद वो उस खास खून को लेने के लिए वापस बेसमेंट में जाती है जिसकी उसे जरूरत है। वहां पहुंचकर वो एक ताबूत के अंदर बंद पड़ी एक महिला को देखकर हैरान रह जाती है। हालांकि समय की कमी को देखते हुए रिबेका उस महिला की मदद करने के काम को कुछ समय के लिए टाल देती है और इसके बजाय सबसे पहले अनुष्ठान को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। खून हासिल करने के बाद वो शैतान के लिए अंतिम वेसल बनने लायक सबसे उपयुक्त शव की तलाश करती है। वो स्टोरेज रूम की ओर जाती है और एक एक करके वहां रखे रेफ्रिजरेशन ड्रॉर्स को खोल कर देखती है जब तक कि उसे कोई ऐसा शव नहीं मिल जाता जो उसे इस काम के लिए सही लगता है। वो उस शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करती है और उसमें उस खास खून के साथ मिला हुआ प्रेजर्वेटिव फ्लूइड इंजेक्ट कर देती है। कुछ पलों के लिए सब कुछ योजना के अनुसार ही होता हुआ प्रतीत होता है। उम्मीद से भरते हुए रिबेका को लगता है कि अब उसे बस आखिरी चरण पूरा करना है, यानी उस शव को जला देना, ताकि वो शैतान पूरी तरह से नष्ट हो जाए जो इतने समय से उसे परेशान कर रहा था। अंतिम चरण को पूरा करके शव को जला देने के बाद रेबिका को कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि उसका सारा प्रयास सफल रहा और शैतान आखिरकार खत्म हो गया है। थोड़ी राहत महसूस करते हुए वो उस महिला की मदद करने के लिए वापस बेसमेंट में जाती है जिसे उसने पहले वहां देखा था, लेकिन उसकी ये उम्मीद जल्द ही टूट जाती है जब उसे ये एहसास होता है कि शैतान अभी भी वहीं मौजूद है और अभी भी वहीं आसपास घूम रहा है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब अचानक रेमंड वहां आ जाता है और बिना कोई सफाई दिए रेबिका को बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में रेबिका को एक बार फिर अपने अतीत की दर्दनाक यादों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने किशोरावस्था के दिन याद आते हैं जब वो नशे की लत में फंस गई थी और एक बार उसे एक झील के पास बेहोश पाया गया था। उस समय उसके पिता बेन उसकी मदद करने आए और सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि त्रासदी तब घटी जब अचानक एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई, जिससे बेन चौंक गए और गिर पड़े। उनका सिर एक चट्टान से टकराया और उन्हें जानलेवा रक्तस्राव हुआ। उस क्षण से अनजाने में ही रेबिका पर उस राक्षस का निशान लग गया और वो तब से उसका शिकार बनी हुई है। होश में आने के बाद रेबिका तहखाने में फंसी महिला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मुक्त करने का प्रयास करती है, एक भयावह सच्चाई सामने आती है। वो महिला अब इंसान नहीं रही, बल्कि एक ऐसा शरीर है जिस पर पूरी तरह से एक राक्षस का कब्जा है। सौभाग्य से रेमंड ठीक समय पर पहुंच जाता है और अपनी छाती पर खुदे हुए अजीब चिन्ह को दिखाकर स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाता है। एक ऐसा चिन्ह जो राक्षस को डराता है और उसे वापस ताबूत के अंदर कैद कर देता है। अभी भी सहमी हुई रेबिका अंततः रेमंड की बात सुनती है जब वो सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि वो महिला बहुत पहले मर चुकी है, उसका शरीर अब केवल दानव के लिए एक पात्र है और कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण उसने उसे कैद में रखा हुआ है और उसके रक्त का उपयोग अन्य दानवों को मानव जगत में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में कर रहा है। रेमंड फिर बताता है कि रेबिका कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लंबे समय से उसके भीतर एक अत्यंत दुर्लभ चीज है, रक्त, जो राक्षसी शक्तियों के साथ सीधे संपर्क कर सकता है। सामान्य मनुष्यों के विपरीत जो पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो देते हैं, रेबिका का शरीर उस प्रभाव का एक निश्चित सीमा तक प्रतिरोध करने में सक्षम है। ये स्थिति उसे एक खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति में डाल देती है। एक ओर वो एक ऐसे दानव के लिए आदर्श लक्ष्य बन जाती है जो एक आदर्श मेजबान की तलाश में है, लेकिन दूसरी ओर उसके रक्त का उपयोग भूत भगाने की रस्मों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे भी बढ़कर सब कुछ रेबिका की अतीत से जुड़ा हुआ है। जब वो नशे की लत के कारण सबसे कमजोर थी, तब वो अनजाने में असुरक्षित हो गई, जिससे दानव को उसके पास आने का मौका मिल गया। यही वो क्षण था जब उसने पहली बार उसे चिन्हित किया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कभी भी पूरी तरह से उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब से दानव ने उसे यूं ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए सही समय का इंतजार किया है। उसके प्रभाव को सहने की क्षमता उसे किसी भी सामान्य मनुष्य से कहीं ज्यादा उपयुक्त पात्र बनाती है। यही कारण है कि किशोरावस्था से ही उसका शिकार किया जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो ठीक वही है जिसकी दानव की तलाश है। ये सब सुनने के बाद रेबिका को पहले से ज्यादा फंसा हुआ महसूस होता है। वो अपनी जिंदगी अजीब लाशों और लगातार होने वाली शैतानी गड़बड़ियों से जूझते हुए नहीं बिताना चाहती और इसलिए वो नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। हालांकि रेमंड उसे चेतावनी देता है कि मुर्दा घर ही असल में एकमात्र ऐसी जगह है जहां वो कुछ हद तक सुरक्षित है, क्योंकि बाहर शैतान उसका लगातार पीछा करते रहेंगे। जब रेबिका बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये चेतावनी सच साबित होती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, उसका सामना सड़क किनारे उसका इंतजार कर रही एक शैतानी आकृति से होता है, मानो वो ये पक्का कर रही हो कि रेबिका कभी भी वहां से बचकर ना निकल पाए। आखिर में रेबिका को एहसास होता है कि उसके पास मुर्दा घर लौटने और उस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।